दोस्तों अगर आप भी हैं क्लास 12th में और आपको भी देना है 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी के पेपर को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, कहां से डायग्राम आपके आएंगे। जो कि आपको पता है कि भाई बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर आपको चित्र भी बनाने होते हैं। अब आपका एक और डाउट होगा कि भैया जैसे हम चित्र बनाते हैं, हमारी जो कॉपी होती है उस पर हम लोग पेन का यूज करके चित्र को बनाएंगे या पेंसिल का यूज करके यानी पेंसिल से बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग अंग्रेजी में नाम उनके लिखेंगे या हिंदी में नाम लिखेंगे। बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो हम लोग बना देते हैं। तो आज का ये क्लास आप लोग पूरा करके जाना। हमारे पास देख सकते हो ये मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर का आज के इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चन, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव का हो या फिर आपको डायग्राम का हो, ठीक है ना, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है देख सकते हो, सारा का सारा यहां पर आपको सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा आपको देखना है, यानी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, जो छात्र यहां पर कह रहे हैं ना, कमेंट कर रहे थे, मैं काफी ज्यादा जो है अब कमेंट देखता हूं क्योंकि एग्जाम का टाइम है, तो एक ही कमेंट ज्यादातर आता है छात्रों का कि जैसे कि आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है ना, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री, ये आपके दो सब्जेक्ट पर ज्यादा कमेंट आ रहे हैं और साथ में कोई कोई छात्र जो है बायोलॉजी पर भी बोल रहे हैं कि भैया हमें पास होना है। तो यार देखो, पास होने की कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको जो टेंशन लेना है वो ये है कि भाई नंबर हमारे अच्छे आने चाहिए, ठीक है ना। यानी कम से कम जैसे कि आपका भाई यहां पर 70 का अगर पूर्णांक है, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप 70 में 70 लाओ या 70 में आप 69 नंबर लेके आओ, लेकिन फिर भी आपको इसमें से कम 50 प्लस नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। यानी 50 से 55 नंबर, 60 नंबर तक अगर आप ले आते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और इधर आपका 30 नंबर जो रहता है उसमें 30 में 29 या 30 नंबर आप लेके आओगे तो 80, 85, 90 तक आपका आराम से स्कोर हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा पैटर्न को समझ लीजिए। बायोलॉजी का है 70 का पूर्णांक रहेगा भाई, 3 घंटे और 15 मिनट का आपका क्या रहता है, पेपर का करने का टाइम रहता है। हमारे पास ये बोर्ड एग्जाम की एक अभ्यास पुस्तिका है। काफी सारे छात्र कमेंट करते हैं कि भैया ये कॉपी कहां पर मिलती है। भाई ये आपको जाना है कहीं पर भी मार्केट पर देख लीजिएगा, है ना, मिल जाएगी, अभ्यास करने के लिए रहती है, तो आपको ये मिल जाएगी। एक बार आप लोग इसको जो है घर पर जरूर ट्राई करके जाना, क्योंकि भाई इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। यानी आपको पता चलेगा कि आप जैसे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आपको मिलेगा, तो आप घर से एक बार पेपर को सॉल्व करके जरूर जाना। इस प्रकार के जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा। इसमें नोट यहां पर देखो कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर इसका निर्देश यहां पर देख लीजिए। पहला निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, ठीक है ना। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि, है ना, उत्तर की पुष्टि कर सकते हो, नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित, यानी प्रश्नों के जो नंबर हैं, जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, वो प्रश्न के सामने ही दिए जाएंगे। ये सारा कुछ देख लीजिएगा। यहां से आपका स्टार्ट है 1 नंबर। इस प्रश्न का जो पहला नंबर क्वेश्चन रहता है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पूरा सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपका प्यारे दोस्तों पेपर आएगा, ठीक है ना, 3 मार्च को बायोलॉजी का। तो बिल्कुल मतलब पैटर्न समझना नहीं है एग्जाम में कि भाई एग्जाम में पैटर्न को समझने लग जाओ, इसीलिए ऐसे वीडियो लाए जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके सामने है, और एक बार थोड़ा कॉपी पर भी नजर डालो। काफी सारे बच्चे अभी नए आते हैं तो उनको पता नहीं कैसे भरना है। देखो कॉपी पर यहां पर लिखा है परीक्षार्थी स्वयं भरे। ऊपर की चीजों से आपसे कोई मतलब नहीं, केंद्र की मुहर वगैरह, ये एक मतलब मॉडल पुस्तिका है, तो आपको ये सब चीजों से मतलब नहीं। यहां पर सिर्फ आपको इसका भरना होता है, ये नंबरिंग। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, वो भी अंकों में। जैसे मान लो आपका कोई रोल नंबर होगा, ठीक है, तो आप रोल नंबर पेपर में, जैसे मैं बता रहा हूं, आपका मान लीजिए रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर है इस प्रकार से 15, 16, 13, है ना, 65, ऐसे करके मान लो कोई आपका एक रोल नंबर है, ठीक है। अब इसको करोड़ में, आप लाख में, जो भी है पढ़ सकते हो। अब इसी रोल नंबर को क्या करोगे, जो भी आपके एडमिट कार्ड में रहेगा उसको अंकों में लिखोगे। अंकों में जैसे यहां पर क्या है आपके पास, हमने बताया यहां पर है 15, 16, फिर क्या है
13, फिर क्या है 65, ऐसे। अब शब्दों में बोला है, शब्दों में भी इसको लिखना रहेगा। तो भाई शब्दों में जैसे 1 है तो अब इसको इस प्रकार से नहीं पढ़ोगे कि भाई लाख में है, करोड़ में है, काहे में है। आपको एक एक अंक को लिखना होता है शब्दों में, यही तरीका अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर क्या है 1 है तो आप लिखोगे पहले यहाँ पर 1, फिर क्या है 5 तो यहाँ पर लिखोगे आप 5। उसके बाद क्या है भाई यहाँ पर पुनः 1 है तो आप पुनः 1 लगाओ, बीच में कॉमा लगाते जाना। फिर क्या है 6 है तो यहाँ पर लिखोगे 6, ऐसे करके। फिर क्या है आपके पास 1 है, पुनः से कॉमा लगा के 1 लिखोगे। फिर इसके बाद क्या है फिर 3 है तो यहाँ पर लिखोगे कॉमा करके 3, ऐसे है ना। अब पूरा आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद 6 ऐसे कर देना, फिर यहाँ पर कॉमा लगाओ, फिर 5 ऐसे कर देना, इस प्रकार से। विषय आपका क्या है भाई जीव विज्ञान का पेपर है तो यहाँ पर जीव विज्ञान कर दोगे, ठीक है। आप समझाने के लिए बता रहा हूँ, अच्छी हैंड राइटिंग में काट पीट मत करिएगा। फिर प्रश्न पत्र संख्या, तो इसमें एक ही पेपर 70 नंबर का होता है, 2 पेपर तो अब होते नहीं है। तो इसमें आपको लिखना क्या है केवल लिख देना है, ठीक है। क्या लिखोगे आप केवल। उसके बाद परीक्षा का तिथि, दिन और तिथि, जैसे कि मान लीजिए 3 मार्च को पेपर है तो आप यहाँ पर डेट तो डाल दोगे 3 मार्च को। मुझे क्लियर नहीं किया 3 मार्च को कौन सा दिन है। मान लीजिए आपका मान लेते शनिवार है तो आप इस प्रकार से लिख देना शनिवार या मंगलवार या बुधवार या सोमवार, जो भी रहेगा, अभी मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप वहां पर जो भी है डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो ये जैसे कोण दिया है 267 GA इस प्रकार से दिया है तो इस वाले कोण को यहाँ पर डालोगे, है ना। ये सेम आपको भरना रहता है। 267 क्या है यहाँ पर दिया है हमारे इस पेपर में GA, ऐसे करके, ठीक है। ये तो एक होता है पैटर्न। इसके बाद निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, आप कॉपी को चेक कराओगे, जो भी एग्जामिनर वहां पर आपकी एग्जाम ले रहे होंगे वो अपना हस्ताक्षर कर देंगे। परीक्षा कक्ष संख्या, जिस रूम नंबर में, जैसे आप लोग 25 नंबर रूम में हो एग्जाम दे रहे हो तो वो रूम नंबर डाल देना है। ये मेन पृष्ठ भरने का पूरा तरीका होता है, बस इसके बाद कुछ नहीं करना। अब इसके बाद यहां से आपके कॉपी की जो है शुरुआत हो जाएगी और यहां से चलिए क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन है निभाग पाया जाता है। निभाग किस में पाया जाता है तो भाई बीजांड में, ठीक है ना। ये वाला आपका बी नंबर का सही है। इस पूरे पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रश्नों का सोल्यूशन है इस वीडियो में, ठीक है ना। सारे क्वेश्चनों को देख के जाना और सारे क्वेश्चन समझ सकते हो कि ये खुद से सेट किए गए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितना भी आपके पास पेपर है ना, खुद से सेट करके बनाए गए हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद आइए इधर आपके पास दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया है सेकेंड नंबर, एंड्रोजन स्रावित होता है कहे से, तो भाई यहां पर पहला वाला सही है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ये सही है। ऐसे ही आपका थर्ड नंबर देख लीजिए, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था, है ना। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यहां पर पृथक्करण का नियम, है ना। ये वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनका प्रतिपादन किया। 4 ऑब्जेक्टिव आता है। चौथा नंबर है एंटीबॉडीज होती है तो भाई प्रोटीन होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सही है। चलिए अब कॉपी पर भाई कैसे लिखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉपी पर आपको लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आप कितना भी बड़े ज्ञानी हो, ठीक है, जितना भी आप टॉपर हो, लेकिन आप कॉपी पर अच्छे से प्रेजेंट नहीं करके आओगे तो नंबर नहीं मिलते। तो चलिए कॉपी पर कैसे लिखना थोड़ा सा यहां पर देखिएगा। इधर सबसे पहले 1 नंबर के लिए आपको लिखना क्या है, यहां पर डालना है प्रश्नोत्तर और फिर लिखना है संख्या, ठीक है। नंबर डाल सकते हो, क्रमांक डाल सकते हो, संख्या डाल सकते हो। 1 नंबर का है तो 1 डालोगे। पटरी की सहायता से इसके नीचे थोड़ा सा आपको लाइन खींच देना है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा आपको अभी ब्लर दिख रहा होगा तो रुक जाइए, आपको अच्छा दिखेगा। ये रहा इस प्रकार से नंबर। अब 1 नंबर में आप देख पा रहे होगे इसमें नंबरिंग कैसे है, फर्स्ट और फिर क्या है सेकंड, ऐसे करके दिया है। तो आप यहां पर से उत्तर लिखना स्टार्ट करोगे, इधर लिखोगे उत्तर, ठीक है, उत्तर। अब एक बार 1 डाल दिए तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना आपको ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर यहां पर, और इसमें 1 नंबर है तो आप यहां पर लिखो अब फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। फिर क्या है सेकंड, 4 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में आता है आपका। फिर इसके बाद क्या है थर्ड, ऐसे करके थर्ड लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है फोर्थ, ये फोर्थ हो गया। उसके बाद अब आइए फर्स्ट वाले में कौन सा विकल्प सही है, इधर देखते हैं बी नंबर, बीजांड में। तो यहां पर क्या करोगे आप लिखोगे फर्स्ट का ऐसे करके बी, है ना, यहां पर स्मॉल बी, ये आपको सही कर देना है। बी नंबर विकल्प में क्या है बीजांड में, तो इसको लिख दीजिए यहां पर बीजांड में, ठीक है। बस यही तरीका आपको अप्लाई कर देना, ये सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। यहां पर सेकंड का ए नंबर, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, तो इसका आपका सेकंड का ए वाला सही है। ए में क्या है लीडिंग कोशिकाओं
कोशिकाओं द्वारा, ये वाला ऑप्शन सही है, इसको सही कर दीजिए। चलिए अब यहां से भाई तीसरा क्वेश्चन, प्रभाविता में पृथक्करण, डी नंबर विकल्प मेंडल, ठीक है ना, ऑप्शन डी यहां पर। चलिए ठीक है, लगा दीजिएगा, ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हो, है ना। तो यहां पर हो जाएगा मेंडल ने, ये सही है आपका। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहां पर नंबर 4, यहाँ पर वैसे 4 ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 दिखाए क्योंकि अपने से सेट करके बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर इस सारे मॉडल पेपर में। तो इसमें क्या है, एंटीबॉडीज होती हैं, प्रोटीन, सी नंबर सही है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या कर दोगे, ऑप्शन सी, ऐसा वाला ब्रैकेट लगाइएगा बड़ा वाला। इसमें क्या है, सी नंबर में प्रोटीन, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रोटीन, ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन है 5वां नंबर, जो कि क्या है, यहां पर दिया है, देख सकते हो, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो लाइगेज, याद रखिएगा। और अगर तोड़ने की बात करेगा, है ना, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो इस एंजाइम का नाम हो जाएगा लाइगेज। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कौन सा एंजाइम है जो डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करता है, तो फिर याद रखिएगा एंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ये क्या करता है भाई, ये तोड़ता है, ठीक है ना, तोड़ता है या तोड़ने का काम करता है या काटने का काम करता है, और जोड़ने के लिए लाइगेज। दोनों में इतना डिफरेंस आपको याद रखिएगा। तो इसका 5वें का ए नंबर सही है, तो भाई यहां पर लिख दो 5 का ए नंबर, और ए नंबर में क्या है, तो लाइगेज है, ठीक है, लाइगेज। ये आपके ऑब्जेक्टिव इस तरीके से सारे सॉल्व करके आना है, ठीक है, खत्म यहां से क्वेश्चन। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, तो 1 नंबर के। देखो स्पष्ट तरीके से यहां पर समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, 1-1 नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव थे, है ना। और इसके अलावा आपको इसके बाद अब आ जाना है इधर अति लघु उत्तरीय में पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहले आप लोग इतनी लाइन देखो, यहां पर इतनी जगह बची है, तो अभी एक क्वेश्चन हम यहां पर और कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, यहां पर डाल देना है, जब भी मतलब बीच में एक लाइन छोड़ करके, है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 2, है ना, 2 नंबर का है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल करके इसके नीचे एक लाइन छोटी सी खींच दीजिए इस प्रकार से, और इसके बाद शुरू हो जाइए आंसर देना। इसमें आप लिखिए आंसर, यहां पर उत्तर नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम बताइए, ठीक है ना, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताना है। तो डीएनए आप सभी जानते हो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और जो आरएनए होता है वो क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो भाई यही इनका नाम होता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। या तो आप यहां पर देखो, पहले एक तरफ डीएनए का लिख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा डीएनए, ऐसे डीएनए का नाम लिख दोगे, यहां पर क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाता है किसके लिए, डीएनए के लिए। अब एक तरफ आपको आरएनए का भी बताना, सॉरी आरएनए, ठीक है, आरएनए इसका क्या होता है, इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, RIBONUCLEIC तो ये डीएनए के लिए है और ये आरएनए के लिए। आई होप आपको पता रहा होगा पहले से भी, इस ये आसान सा क्वेश्चन है, कह सकते हो, ठीक है। इसी के साथ अब आ जाइए भाई, यहां पर इसमें जो है 1 नंबर इतना मिलेगा आपको। यहां पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन, HIV का पूरा नाम लिखिए। HIV इसी के कारण होता है ना, ये एक वायरस होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का विषाणु है, जिससे आपका कौन सी बीमारी होती है, एड्स, ठीक है ना, आप सभी को पता होगा, एड्स नामक बीमारी जो है इसमें होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसको आप कैसे लिखोगे, वही चीज यहां पर आपको, जैसे इसका हो गया तो इसके नीचे अब आपके 2 से 3 लाइन है, तो अब यहां पर आपको नया जो क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं देना, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। अगले पेज पे आओगे तो देखो यहां से अब तो आप भाई नए क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हो। अब इसके लिए आप करोगे क्या, जैसे कि दूसरा ही क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो यहां से फिर से लिख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। तो क्योंकि नया पेज है तो भाई यहां पर आपको लिख देना है फिर से प्रश्नोत्तर संख्या 2, इस तरीके से नए पेज पर पुनः से डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, क्योंकि आप इसी का जो है आंसर
लिख रहे हो, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं दूसरे नंबर का, ठीक है। उत्तर यहाँ से लिखेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है, सेकेंड नंबर। तो इसमें पूछ रहा है HIV का पूरा नाम, तो भाई इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है HIV। ये होता है एक प्रकार का वायरस, जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरीके से इसका नाम लिखते हैं, यहां पर नीचे से लिखते हैं, ठीक है ना। यहां से देखिएगा HUMAN, ये हो गया H के लिए ह्यूमन, ठीक है ना। अब I का जो होता है इसको बोलते हैं इम्यूनोडिफिशियंसी, ठीक है ना। तो इसको यहां पर लिखिएगा IMMUNO। अब देखो बोलना आसान है, लेकिन जब लिखने पर बात आती है तो मीनिंग हमें भूल जाते हैं, तो अभी याद कर लो, ठीक है ना। IMMUNO, ठीक है। इसके बाद आएगा डिफिशियंसी, DEFICIENCY, डिफिशियंसी। और फिर V है तो V के लिए क्या होगा, वायरस यानी विषाणु, VIRUS, या वायरस लिख सकते हो या वायरसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये होता है आपका इस प्रकार से एक वायरस, जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है, तो भाई पता है आपको, एड्स बीमारी, ठीक है ना, आप सभी को पता ही होगा ये बीमारी होती है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर तीसरा क्वेश्चन, सिरका उत्पादन में किन जीवाणु का उपयोग होता है। तो इसका आंसर यहां पर देख सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो आपको लिखने के लिए क्या करना है, यहां से एक लाइन बीच में छोड़ करके इधर से तीसरे का उत्तर लिखिए। तीसरा नंबर देख लीजिए, आंसर यहां से थर्ड, ठीक है ना। ये अब इसमें आंसर जब लिखोगे तो लिखोगे सिरका के निर्माण के लिए शर्करा के घोल को माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु का द्वारा किण्वन कराया जाता है। तो ये जीवाणु है, ठीक है ना, कौन सा, माइकोडर्मा एसिटी, याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या कह रहा है इसी को, अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी, है ना। ये आपके इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जिनका किण्वन करा करके क्या बनाते हैं, तो सिरका का उत्पादन होता है या सिरके का निर्माण होता है, ठीक है। तो भाई आंसर मिल गया। अब आप लोग यहां पर लिख सकते हो, इस प्रकार से नंबरिंग डालोगे और बस इसके बाद लिखना यहां से स्टार्ट कर देना है। देखो यहां पर मैं बता भी देता हूं, आप चाहो तो इसको लिख लीजिए। लिखना है कि सिरका के उत्पादन में या निर्माण में बोल सकते हो, ठीक है ना, अपना अपना थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके, उत्पादन के लिए बस जीवाणुओं का नाम याद रखिएगा, के लिए कौन सा, तो इसके उत्पादन के लिए शर्करा के घोल में, ठीक है ना, शर्करा के घोल में, अब जो जीवाणु उसको ब्लैक से लिख सकते हो, ठीक है ना, माइकोडर्मा एसिटी, कौन सा, एसिटी, ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी अथवा, ठीक है, पूरा लिखना है आपको, माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर, इसको भी ब्लैक से लिख दो, एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु का किण्वन किया जाता है, बस इतना याद रखिएगा, ये इसका आंसर है। इसके बाद चलिए अब देखो लिखने का तरीका, नंबरिंग कैसे करना है, वो सब चीजें आपको कॉमन चीजें हैं, पता चल गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर देखते हैं थोड़ा सा जल्दी से, ठीक है ना, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारे इस पेपर के सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएं। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कह रहा है कि एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में क्या अंतर होता है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो आपको यहां पर अंतर बड़ा नहीं लिखना, छोटा सा ही लिखना, क्योंकि देख रहे हो कि भाई ये अति लघु उत्तरीय एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें अगर अंतर पूछा है तो केवल एक अंतर आपको बताना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक अंतर। तो इसका आंसर यहां से देख लीजिए, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरों से एक न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं, जो आपका एंडोन्यूक्लियस होते हैं डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों को काटते हैं।
ठीक है। तो भाई आपका यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देते हैं कौन, एक्सोन्यूक्लियसेस, और जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो क्या करते हैं, ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों को क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये इतना आपका ये एक अंतर हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास, मलेरिया रोग के वाहक का नाम। तो भाई होता है एनोफिलीज मच्छर, जो कि एक मादा मच्छर है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। मादा मच्छर जो इसका नाम क्या है, एनोफिलीज, है ना। इस मच्छर के कारण होता है मलेरिया रोग, ठीक है ना। चलिए यहां से आपके हो गए सारे क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के। अब आप लोग यहां पर आ चुके हो लघु उत्तरीय प्रश्नों में, जो कि ये प्रश्न रहेंगे पूरे 2 नंबर के, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब भाई इस 2 मार्क्स के लिए यानी कि 2 नंबर के लिए थोड़ा सा आंसर को बड़ा करके लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो जैसे कि पहला प्रश्न पूछ रहा है बहुभ्रूणता को समझाइए। अब मैंने आपको एक नहीं कम से कम 10 बार बताया है कि बहुभ्रूणता का मतलब होता है, इसको मैं हटा देता हूं। देखो बहुभ्रूणता वर्ड को समझो, बहुभ्रूणता यानी एक से ज्यादा भ्रूणों का निर्माण, एक से अधिक भ्रूण, इसमें आप बहु का मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा। तो इसका आंसर लिखोगे यहां से, एक बीज में एक से अधिक यानी अनेक, एक से ज्यादा हो जाए तो हम उसको अनेक बोल सकते हैं। भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है, समझ गए ना। एक से ज्यादा भ्रूण हो गए तो वहां पर बहुभ्रूणता शब्द इस्तेमाल करेंगे। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोश की अन्य कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप होती है। उदाहरण यहां पर इसके लिए हो जाएंगे पाइनस और संतरा। यानी बहुभ्रूणता के 2 यहां पर एग्जाम्पल अगर पूछेगा किन फलों में पाई जाती है बहुभ्रूणता, तो याद रखना दोस्तों आपको पाइनस और एक संतरा, आप सभी जानते होंगे इनको, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका लघु तरीका 2 नंबर के लिए, यहां से 2 नंबर इतना मिलेगा, ठीक है, इतना लिखने पर। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम को समझाइए। भाई मेंडल के नियम हमने बताए हैं आपको, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, है ना। तो आपको यहां पर इसमें एक संकर क्रॉस का प्रयोग करके बताना है, ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखना है, फिर इसका क्रॉस भी यहां पर देखो समझाएंगे आपको। तो इसका आंसर यहां से देखो इस तरीके से है, एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। एक ही लक्षण का मतलब समझ रहे हो, जैसे होता है ना एलील, अगर समान जोड़ी होंगे तो वहां पर उनके लक्षण एक रहेंगे, और अगर विषम रहेंगे तो वहां पर मतलब जैसे अभी दिखाएंगे, यहां पर एक जगह कैपिटल टी है, एक जगह स्मॉल टी है, एक को लंबा पौधा बोला है, एक को बौना पौधा बोला है। अभी इसको समझेंगे, है ना, कि भाई ये होते क्या है। देखो तो एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। जब 2 विपरीत लक्षणों वाले, 2 विपरीत मतलब इसके लक्षण अलग हैं, इसके लक्षण अलग हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, वाले पादप के बीच संकरण कराया जाता है। पादप मतलब पौधे। तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखता है और इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे यहां से आप यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लो, जब इन दोनों पौधों का संकरण किया जाता है तो सभी संतति F1 यानी कि पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी में लंबे यानी कि स्मॉल टी और कैपिटल टी बने हैं, और यह दर्शाता है कि प्रभावी एलील कैपिटल टी ने अप्रभावी, यहां पर कर लीजिएगा अप्रभावी एलील स्मॉल टी को दबा दिया और केवल प्रभावी गुण व्यक्त किया। देख लो यहां पर थोड़ा समझ में आएगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक तरफ क्या है आपका कैपिटल टी, इसको बोलेंगे यहां पर हम लोग प्रभावी एलील, ठीक है ना। और एक तरफ स्मॉल टी दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये आपके अप्रभावी एलील हैं। अब इन जब दोनों के बीच जो है आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं यानी संकरण कराते हैं, तो आपको जो पहली पीढ़ी यहां पर दिख रही है F1 पीढ़ी, इसमें कैपिटल टी और ये आपका स्मॉल टी बनाया यहां पर कैपिटल और स्मॉल टी। ऐसे ही इसमें फिर ये आपका दूसरे के साथ तो ये बना, फिर ये आपका इसके साथ तो यहां पर ये बना, और ऐसे करके ये इस प्रकार से बनाते हैं। तो जो ये आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे प्रभावी एलील। यानी पहली पीढ़ी में आपको ये जो बन रहा है ये प्रभावी एलील ही बन रहा है, यानी प्रभावी लक्षण ही दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, ठीक है ना। इतना क्रॉस समझ लेना है आपको। और यहां पर इनको बोलते हैं जनक पीढ़ी, और ये आपका हो जाएगा यहां पर इनकी संतति, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका क्रॉस होता है प्रभाविता के नियम में। चलिए इसके बाद यहां से हमारा तीसरा क्वेश्चन, परजीवी तथा मृतोपजीवी पादपों में अंतर बताइए। तो भाई देख सकते हो यहां पर अंतर किस तरीके से लिखा गया है, एक तरफ है परजीवी, एक तरफ है मृतोपजीवी, है ना। तो चलिए परजीवी क्या होता है, पहला नंबर
ध्यान समझिएगा, अंतर वाले क्वेश्चन, टिप्पणी वाले क्वेश्चन बायोलॉजी में इस प्रकार के प्रश्न हमेशा बनते हैं और आते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए परजीवी क्या होता है, यह जीवित पादपों में पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं, यह मृत पादपों या जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। बस इतना अंतर हो गया, परजीवी जो जीवित पादपों से भोजन ले और मृतोपजीवी क्या होंगे, जो कि मृत पादप या जंतुओं से भोजन ले। दूसरा देख लीजिए, परजीवी क्या होता है, प्रायः इसमें चूसकांग होते हैं जिनसे ये पोषद यानी होस्ट से भोजन प्राप्त करते हैं। एंड इसमें आप देख लीजिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। और यहाँ पर तीसरा, परजीवी में ये रोगजनक होते हैं और मृतोपजीवी में ये रोगजनक होते हैं, ठीक है ना, ये तो सही है। इसके बाद यहाँ पर वे आर्थिक रूप से प्रायः हानिकारक होते हैं और ये वे क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो परजीवी हानिकारक और ये लाभदायक, इतना ये एक अंतर हो गया। परजीवी में जोंक हो गया, मच्छर हो गया और ये हो गया कवक बैक्टीरिया। तो भाई जोंक आप सभी जानते हो हानिकारक तो होता ही है, परजीवी में मतलब ये जीवित प्राणियों में ही मतलब उनको हानि पहुंचाएंगे, और कवक बैक्टीरिया ये मृत प्राणियों में भी जो है पहुंच जाते हैं, उनको मतलब हानि नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि भाई मृत है तो उसमें क्या हानि। तो इस प्रकार से ये अंतर है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, पूरा दिख रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी आंसर देख लीजिए। सारे क्वेश्चन में दोस्तों आपको आंसर के साथ आज बताएंगे, ठीक है ना। तो इतना आसान शानदार वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कॉपी कैसे लिखना है, साथ में यह भी बताया कि भाई इसके आंसर किस प्रकार से आएंगे, कितने शब्दों में लिखने होते हैं, कितनी लाइनों में लिखना होता है, सारी चीजें मैटर करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर यहां से देखिए। तो आंसर है, आवृत्तबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं और इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद बनाती है, जबकि शेष 3 क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और इसे ही एक बीजाणुक विकास कहा जाता है। मतलब 3 नष्ट हो गई, एक ने विकास किया तो उसको बोल देंगे एक बीजाणुक विकास। बाकी आपको कोई डाउट है वीडियो को रोक लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सामने है, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। चलिए इसके बाद आप आ जाओगे यहां से नंबर 4, जो कि लघुत्तरी सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेंगे आपके टोटल 3 मार्क्स में, 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। और 3 नंबर में देखो आपका यहाँ पर इसमें क्रॉस पूछा था, जो कि आपको पता है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। इधर मैंने बताया था ना लघुत्तरी आपका 2 नंबर वाला, ये फर्स्ट है। और यहाँ से लघुत्तरी आपका सेकंड टाइप का, जो कि 3 मार्क्स के लिए आएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपके पास, परागण क्या होता है या क्या होती है, ठीक है ना। यहां पर होता कर लीजिएगा, स्वपरागण और परपरागण को समझाइए, ठीक है ना। तो स्वपरागण भी आपको बता देंगे और परपरागण भी आपको बता देंगे। पहले देख लीजिए परागण है क्या। तो यहां से आंसर है इसका, परागण जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एक है स्वपरागण और एक होता है परपरागण, ठीक है ना। तो स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण में परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में होते हैं, यानी कि विचरण करते हैं। लेकिन जब परपरागण की बात आती है, वर्ड ही समझ सकते हो, परपरागण मतलब कि भाई इसमें क्या होगा, पर मतलब दूसरा, तो इसमें एक फूल के वर्तिकाग्र से परागकण निकल करके दूसरे फूल के वर्तिकाग्र के जो है मतलब परागकण पहुंच जाते हैं दूसरे पुष्प में। तो ये हो गया, एक से दूसरे में गए तो परपरागण, और अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में सारा खेल हो रहा है तो वो हो जाता है स्वपरागण। उम्मीद है समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। ये हो जाएगा इसका आपका पूरा आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, शुक्राणु का सचित्र वर्णन करिए। तो भाई इसको मैं बता दूं। अब हाँ, एक चीज आपको बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया जो डायग्राम है वो पेन से बनाएंगे या पेंसिल से, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी का जो पेज रहता है वो काफी बेटर रहता है, तो टेंशन आपको नहीं लेना, आप लोग पेंसिल का यूज करिए। क्योंकि आपको पता है डायग्राम बनाने के लिए आप अगर पेन का यूज करोगे तो कहीं पर आपका लाइन इतना भी टेढ़ा हो गया तो क्या आप उसको दोबारा से बताओ इरेज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना। और पेंसिल क्या होती है, एक बार गलत हुआ रबड़ से मिटा के भाई उसको सही कर दिए। इसलिए डायग्राम में ज्यादातर आपको पेंसिल यूज करना चाहिए, ठीक है ना। समझ गया, डाउट क्लियर है भाई। पेन का यूज कर लोगे, एक बार लाइन जहां से खिंच गई वो खिंच गई, दोबारा आपको उसको हटा नहीं सकते हो। अगर हटाओगे तो कॉपी का सत्यानाश तय है, तो वो तो करना नहीं है ना। आपको कॉपी की सुंदरता को बना के रखना है, इसलिए इस्तेमाल करना है क्या,
पेंसिल। अब कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब एक चीज भाई, जो इनके नाम होते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर शुक्राणु की संरचना बनाई, इसमें पुच्छ हो गया, शीर्ष भाग हो गया, मध्य भाग हो गया, बाकी इसके और पार्ट हो गए, ग्रीवा केंद्रक, एक्रोसोम, तारक केंद्र, है ना। अब मध्य भाग माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनके नाम भैया क्या हम हिंदी में लिखेंगे या अंग्रेजी में? तो मेरे दोस्त, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है ना, आपको पता है हिंदी मीडियम से मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और हम हिंदी मीडियम से क्या है, ठीक है ना, तो क्या बताओ हम लोग क्या उसको हिंदी मीडियम के छात्र अंग्रेजी में जरूरी है कि ट्रांसलेट करके ही लिखें? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप हिंदी से लिख के आओ, पूरा नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता। मतलब आपको जो इनके नाम हैं वो कैसे से लिखने हैं? हिंदी से लिखने हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक डाउट ये भी क्लियर हुआ और कैसे से बनाना है वो भी आपका क्लियर हो गया डायग्राम का, ठीक है ना। अब इसके बारे में सचित्र वर्णन, तो डायग्राम के साथ जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि सचित्र वर्णन करिए, तो डायग्राम बस नहीं बनाना, उसके साथ आपको इसका विवरण भी देना है। तो देखो इस प्रकार से बताया है। सिर, यहां पर ये जो पहला शीर्ष भाग है इसको सिर बोलेंगे। तो यहां पर देखो सिर क्या होता है? शुक्राणु का सिर बादाम के आकार का होता है, ये देख सकते हो ना, इस प्रकार से बना है, ऐसे बनाना आप और अच्छे से सीख लेना। आकार का होता है और इसमें डीएनए होता है। सिर के आगे एक टोपी जैसी संरचना होती है जो इस प्रकार से दिख रही है, ठीक है ना, टोपी जैसी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। यहां पर देख सकते हो ये रहा आपके पास एक्रोसोम, है ना, कहते हैं। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं जो शुक्राणु को अंडे की कोशिका में प्रवेश करने में मदद करते हैं। उसके बाद गर्दन, दूसरा पार्ट, यानी इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं इनके नाम करके ही आपको बताना होता है, वही आपका हो जाता है ग्रीवा यानी गर्दन यहां पर, ठीक है ना। तो गर्दन के बारे में क्या बताया है? यह सिर को मध्य भाग से जोड़ता है, ठीक है ना। ये मध्य वाला भाग यहां से स्टार्ट और ये सिर है, तो इसको भी यहां से जोड़ा, तो ये ग्रीवा मतलब गर्दन हो गया। जोड़ता है जो कि सेंट्रियोल होते हैं और मध्य भाग, इसी में मध्य भाग ये रहा आपके पास। मध्य भाग क्या है? तो इसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को गति देने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर पुच्छ की बात आती है, यानी ये वाला पार्ट लास्ट का। तो पुच्छ क्या होता है? यह शुक्राणु का सबसे लंबा हिस्सा होता है, यह शुक्राणु को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उम्मीद है आप लोग देख सकते हो पुच्छ का विवरण, मध्य भाग का विवरण, ग्रीवा यानी गर्दन का विवरण, एक्रोसोम यानी शीर्ष का विवरण, है ना, सारा कुछ हमने यहां पर इसका वर्णन कर दिया, डायग्राम बना दिया। इस प्रकार से ये 3 नंबर का क्वेश्चन हमें पूरा 3 में 3 नंबर देके जाएगा अगर ऐसे करके आओगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर। तो कोई डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, सारा कुछ आपको सेम टू सेम एज लाइक ऐसे ही करके आना है। चलिए तीसरा यहां से देखिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। तो यहां पर इसका आंसर है मधुमक्खी में अगुणित यानी अगुणित या द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। समानता मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। पहला है रानी मधुमक्खी जिसमें द्विगुणित यानी 32 गुणसूत्र 2n होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी यानी कि द्विगुणित, इसमें 32 गुणसूत्र 2n होते हैं। नर या ड्रोन मधुमक्खी अगुणित होती है, इसमें आपका 16 गुणसूत्र यानी इस प्रकार के केवल n होता है। ये हो जाएगा इसका प्रकार। और इसकी संरचना बनाने के लिए जो बोला था वो आप इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है ना। संरचना देख सकते हो, नर ड्रोन हो गया जो कि n = 16 हमने दिखाया था आपको, ये नर ड्रोन अगुणित होता है। बाकी के सारे द्विगुणित है, ये केवल एक आपका क्या है, अगुणित है। तो इस प्रकार से ये मादा या रानी मधुमक्खी यहाँ पर इसमें जो देख सकते हो 32 गुणसूत्र, अर्धसूत्री विभाजन से आपके अंडाणु और शुक्राणु में विभाजित होंगे ये, और ये समसूत्री विभाजन से युग्मक और शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं इस प्रकार से n। और अंडाणु और ये शुक्राणु जब इस प्रकार से करेंगे तो निषेचन के पश्चात ये 2n बना देगा, क्योंकि n ये हो गया n ये हो गया, तो यहाँ पर बन गया 2n। और इस प्रकार से ये बनेगा क्या, मादा मधुमक्खी, और इसी में आपका हो जाएगा रानी मधुमक्खी और एक श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। इधर की बात कर लेते हो तो केवल अंडाणु आपका अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन के ही क्या करता है, नर ड्रोन का निर्माण कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि जहां पर निषेचन नहीं होगा वो प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। बिना निषेचन के अंडे से जो है जीव बन जाए वो हो जाएगा अनिषेक जनन प्रक्रिया। तो यहां से आपका अगुणित हो जाएगा जिसमें निषेचन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो जाता है पूरा इसका संरचना। कहीं पर कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट एक बार करके समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके भी समझ सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइनफेल्टर, यहां पर फिल्टर कर लीजिएगा। और टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं, इसका आंसर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों अनुवांशिक विकार है जो कि सेक्स यानी कि एक्स क्रोमोसोम कर सकते हो, ठीक है ना। क्रोमोसोम में असामान्यता के कारण होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है और जबकि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, महिलाओं में होता है।
अब देखिए टर्नर सिंड्रोम कब होता है, ये तब होता है जब किसी महिला में एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स गुणसूत्र नहीं होता और इस सिंड्रोम में सामान्यतः 46 गुणसूत्रों की जगह पर 45 गुणसूत्र होते हैं। एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, हट जाता है, वो हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। और ये किस में पाया जाता है, तो भाई फीमेल में यानी महिलाओं में ये आपका विकार होता है इस प्रकार का। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है और इसमें होता क्या है, यहां पर यह सिंड्रोम तब होता है जब किसी पुरुष में एक गुणसूत्र अतिरिक्त यानी अधिक हो जाए, है ना, इसमें अधिकता होती है, जबकि इसमें क्या था, टर्नर सिंड्रोम में कम थे, इसमें अधिक होगा। तो यहां पर गुणसूत्र पैटर्न XXY होता है, इस प्रकार से इसको बता देना। पांचवा क्वेश्चन फर्स्ट है बायोगैस क्या है, टिप्पणी दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों मिथेनोजन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। बायोगैस में 50 से 70% मीथेन बायोगैस में इतना मीथेन का मात्रा और यहाँ पर 30 से 40% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा और अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, नाइट्रोजन, H2S गैस पाई जाती हैं। ये हो जाएगा इसका टिप्पणी, है ना, बायोगैस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IVF तकनीकी क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF एक आधुनिक चिकित्सा तकनीकी है जो कि बांझपन, है ना, यानी कि एक प्रकार से जो बांझपन होता है, आपने इस वर्ड को सुना होगा, तो इससे जूझ रहे दंपतियों यानी माता पिता के लिए वरदान साबित हुई है। IVF तकनीकी से महिला के अंडाणु यानी एक्स और पुरुष के शुक्राणु स्पर्म को शरीर के बाहर एक विशेष लैब में मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया के तहत अंडाणु को निषेचित कर भ्रूण तैयार किया जाता है जिसे बाद में महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और यह प्रक्रिया सफल होती है तो महिला गर्भवती होती है। मतलब इसमें वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी ऐसे दंपत्ति जिनके जो है बच्चे नहीं हो रहे, मतलब कि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, वहां पर ये तकनीकी लगाई जाती है, ठीक है ना। यानी महिला के इस पर एक्स यानी अंडाणु और पुरुष के क्या स्पर्म यानी शुक्राणु क्या करते हैं, निकाल करके उसको जो है एक लैब में बाहर जो है इंजेक्ट कराते हैं, फिर उसको महिला के शरीर में जो है निषेचित करा के यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार की तकनीकी होती है IVF, ठीक है। चलिए इसी सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड यहाँ पर है औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसका आंसर देख लीजिए। घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्माण, स्वाद, बनावट और पोषण को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार से दिए गए कुछ यहाँ पर नीचे, जैसे पहला दही और छाछ का निर्माण, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करते हैं और यह प्रक्रिया दूध को गाढ़ा खट्टा बनाती है और छाछ बनाने में भी सूक्ष्म जीव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से यहां पर हो जाता है। अब इसी के साथ आप आ जाओगे दूसरा, किण्वित खाद्य पदार्थ, इडली, डोसा, ढोकला जैसे खाद्य पदार्थों के लिए चावल दाल के घोल को किण्वित किया जाता है और इसमें लैक्टिक एसिड जो कि बैक्टीरिया और खमीर यानी ईस्ट सहायक होते हैं। किण्वन के द्वारा या इसके कारण भोजन में गैस यानी CO2 बनती है जो इसे फूला और हल्का बना देती है, ठीक है। ये इसका बता दोगे आंसर। इसके बाद आप यहां से आ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अगला प्रश्न आपके पास यहां पर क्या दिया है देख सकते हो, DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है चलिए जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है और आप क्लास 12 की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, एग्जाम नजदीक है आपका, तो मात्र अगर आप लोग एग्जाम से 5 या 10 दिन पहले भी ये नोट्स तैयार कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, तो आप लोग आराम से पास हो सकते हैं अगर आप कमजोर छात्र हैं। तो इसके लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी, इंग्लिश का सारे विषय का नोट्स 99 रुपए में आपको PDF दिया जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट अनसॉल्व सेट रहेंगे, है ना। और इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना है, आपके पास नंबर है 9511470534, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके 99 रुपीज के प्राइस पर आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं यूपी बोर्ड के लिए। तो ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट आप लोग कर सकते हो व्हाट्सएप पर। चलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, ये किसी व्यक्ति की पहचान इससे की जाती है, जैसे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे कि रक्त, बाल, लार, वीर वगैरह आदि के लिए DNA की पहचान की जाती है। इसमें आपका किसी अपराधी, खूनी, बलात्कारी, इन सभी की पैतृक पहचान भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी बहुत सारी चीजें जो है इसमें छिपी होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग को DNA अंगुली छापी, है ना। तो ये हो जाता है इसमें।
बाकी आप समझ सकते हो। यहां से क्वेश्चन 6 का पहला, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। बीटी कपास क्या होता है देख लीजिए। बीटी कपास कीटों से लड़ने वाली कपास की एक किस्म है। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए विकसित किया जाता है। इसको बोलते हैं बैसिलस थुरिएंजेसिस। क्या बोलते हैं बीटी कपास को? बैसिलस थुरिएंजेसिस, है ना, ध्यान समझिएगा। तो इसके जरिए एक प्रकार से कीटनाशक किस्म की ये औषधि दवा है, ठीक है ना। बीटी कपास में बैसिलस थुरिएंजेसिस यानी बीटी नामक जीवाणु से मिलने वाला विषाक्त पदार्थ होता है और यह विषाक्त पदार्थ कपास के पौधे में गांठें बनाने वाले कीटों को मार देता है। सेकंड यहां पर है यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं? तो इससे बचने के लिए उपाय भी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा वे रोग है यौन संचारित रोग जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और इन्हें यौन संचारित संक्रमण या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये रोग बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के कारण होते हैं। इसके बचाव के उपाय है कुछ, यहां पर पूछ सकता है क्वेश्चन, तो देख लीजिए बचाव के उपाय, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में हर एक प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल डिक्लेयर करने वाला हूं, अच्छे तरीके से आपके सामने है। कॉपी लिखने का तरीका बता दिया, भरने का तरीका बता दिया, पूरा पेपर का पैटर्न समझा दिया, किस प्रकार से आपका आएगा, कैसे आप लोग भाई पास होने के लिए ना ये वीडियो आपका पूरा एकदम रामबाण है। ऐसे ही आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का तो मिल ही गया, हिंदी का, इंग्लिश का, सारे विषय यहां पर तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। बिल्कुल आपको 24 फरवरी से आपका हिंदी का जो पेपर है ना, उससे पहले आपको पूरी कंप्लीट तैयारी में करा दूंगा इसी चैनल पर। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना। बचाव के उपाय, सुरक्षित यौन संबंध, कंडोम का सही उपयोग नियमित रूप से करें। दूसरा है एक साथी के साथ यौन संबंध केवल अपने भरोसेमंद साथी से रखें। दूसरा यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान, जननांगों की स्वच्छता बनाए रखें और सुरक्षित यौन संपर्क से बचें। इसके बाद है वैक्सीन क्या है, यहां पर क्वेश्चन, और किन्हीं 2 वैक्सीन के नाम और उनसे होने वाले लाभ। चलिए आंसर देखिए। वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को किसी विशेष बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है और इसे इंजेक्शन भी कहते हैं। वैक्सीन के नाम और उनके लाभ, जैसे यहाँ पर कोवैक्सीन आपने देखा होगा, कोविड-19 के लिए बनी थी ना, कोरोना जब आपका आया था, तो कोवैक्सीन बोलते इसका टीका लगता था। तो बचाव करता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस से लड़ने में मदद करता है, वायरस के गंभीर लक्षणों को रोकता है। दूसरा BCG से, टीबी से बचने के लिए इसको बोलते हैं बैसिलस क्लेमेट कुरियरिन, तपेदिक यानी टीबी, है ना, रोग से बचाव के लिए इस टीके का इस्तेमाल होता है। और बच्चों में मेनिंजाइटिस और माइटालरी टीबी जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने में सहायक होता है। यहां से आप आ जाओगे दीर्घोत्तरी प्रश्नों में। दीर्घोत्तरी जो होते हैं वो 5 नंबर के होते हैं। और यहां से 7वां क्वेश्चन देख सकते हो, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है, इसकी प्रक्रिया को समझाइए एवं चिकित्सा में इसका उपयोग भी लिखिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आंसर देखिए, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी यह जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे डीएनए के टुकड़ों को काटकर, जोड़कर और संशोधित करके नया डीएनए बनाया जाता है। डीएनए पुनर्योगज तकनीकी बोलते हैं। वांछित गुण लक्षण इससे प्राप्त किए जाते हैं। इसकी प्रक्रिया आप देख सकते हो, यहाँ पर डीएनए का अलगाव होता है पहले, फिर कटिंग होती है, फिर लिग्नेशन हो गया, क्लोनिंग हो गया, प्रकाशन हो गया। इस प्रकार से ये जो है काम करता है। चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग कहां पर होता है? तो पहला तो इसका इंसुलिन के उत्पादन में, मधुमेह के इलाज में, इंसुलिन हार्मोन्स के उत्पादन में इस तकनीकी के द्वारा होता है। वैक्सीन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो यहां पर हो जाएगा हेपेटाइटिस की जैसी बीमारियों के लिए पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी टीके बनाने में किया जाता है। फिर 8वां प्रश्न एक यहां पर, ये भी 5 नंबर का, जैसे पुष्प की संरचना यानी कि डायग्राम पूछ रहा है, तो इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बनाना एक बार प्लीज सीख लेना। दूसरा है नर जनन तंत्र, और एक इसी में क्वेश्चन आ सकता है मादा जनन तंत्र, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन अथवा में रहते हैं। इस प्रकार से पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। ये 9 क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में आते हैं और इतना ही पेपर आपका आएगा, ठीक है। उम्मीद है आज का ये क्लास आपको बेटर लगा होगा बायोलॉजी का। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ यार शेयर भी कर सकते हो, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। और अगर आप ज्यादा हेल्प करोगे तो भाई मैं आपके लिए ज्यादा क्लास लेके आऊंगा, ठीक है ना भाई। आप जितना कहोगे ना, एक दिन में अगर 5 वीडियो भी आपको चाहिए तो 5 वीडियो आएंगी, बस आपको सपोर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।